नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में रोजाना हम कृषि जगत से जुड़े 2 नए विषय लेकर आते हैं और उनके संदर्भ में जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जो भी समस्याएं आपके कृषि के क्षेत्र में आ रही हैं, आपको उनका समाधान मिल सके। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं, आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी सब्जियों की जैविक खेती के बारे में और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे फल पौधों की पौधशाला प्रबंधन एवं रोपण के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है इन दोनों ही विषयों से संबंधित तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, समाधान भी जान सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपकी समस्याएं हैं, उनके समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा दें। डॉक्टर कन्हैया सिंह हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं। बता दें आपको ये प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग आय पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर कन्हैया सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसके साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजीव। बता दें ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं सब्जी विज्ञान विभाग, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर राजीव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। तो किसान भाइयों बहनों, हमने आपको जानकारी दे दी है कि आज किन विषयों पर होने वाली है चर्चा और किस माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी चर्चा की यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर कन्हैया सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं। पहले इन्हीं से हम चर्चा कर लेते हैं। फल पौधों की पौधशाला प्रबंधन और रोपण पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पौधशाला प्रबंधन की जब हम बात करते हैं डॉक्टर कन्हैया सिंह, तो वो कितना महत्वपूर्ण कदम हो जाता है? खास तौर से जब हम फलों की बागवानी के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे जो पौधशाला है एक महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग इसलिए है क्योंकि फल एक बहुवर्षीय पौधे होते हैं जो कि एक बार लगाने के बाद कम से कम 40 से 50 वर्ष तक ये फल देते हैं। यदि शुरू में ही यदि गलत पौधे लग जाए किसान के द्वारा या किसी अच्छी प्रजाति का या अच्छी किस्म का या गुणवत्ता युक्त पौधा नहीं मिल पाया किसान भाई को, तो उसकी पूरी मेहनत जो है वो बर्बाद जाती है। इसीलिए जो है जब भी किसान भाई, हम लोग एक प्रयास करते हैं कि जब भी किसान भाई यदि कभी पौधशाला जाते हो कोई पौध लेने के लिए, तो किसी भी जो सरकारी पौधशाला है, कृषि विश्वविद्यालय की पौधशाला है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की पौधशाला है, या यदि प्राइवेट नर्सरी है पौधशाला है तो जो कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB के द्वारा एक्रीडेशन किया गया हो, जिसको कि मान्यता प्राप्त हो, वहीं से हमारे किसान भाई को पौध लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो पहला कदम होता है, इसमें ही अगर हम सावधानियां बरत लेंगे तो हम आगे इससे लाभ ही ले पाएंगे। कहते हैं ना, किसी भी इमारत की अगर नींव अच्छी होती है तो वो इमारत भी मजबूत होती है और यही लागू होता है हमारी फलों की बागों में और हम कहें कि हमारी खेती बाड़ी में भी। तो किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं, कौन सी सावधानियां बरतनी है और रोपाई जब आप कर रहे हैं तो किन बातों को ध्यान में रखें, इन बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डालते हैं। बारिश का मौसम बागवानों के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। यही वो वक्त होता है जब नए पौधे रोपे जाते हैं, नए बाग लगाए जाते हैं। कलम या बीजों को कोकोपीट पाउडर या फिर मिट्टी में गोबर की खाद मिलाकर उसमें लगाएं, ताकि अंकुरण के बाद नन्हे पौधों की जड़ें आसानी से विकास कर सकें।
बीजों का बेहतर अंकुरण तापमान पर निर्भर करता है, इसीलिए नमी के साथ तापमान का विशेष ध्यान रखें। यदि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही हो तो पॉलिथीन शीट से उस हिस्से को ढक दें जहां बीज लगाए गए हैं। पौध की बेहतर वृद्धि और विकास के लिए नियमित रूप से पौधों की सिंचाई करें। बढ़ते हुए अंकुरों के लिए अधिक पानी देना भी खतरनाक है, क्योंकि इससे पर्ण रोग, कॉलर और जड़ रोग की संभावना हो सकती है। ऐसे में फलों की नर्सरी में छिड़काव के द्वारा सिंचाई बेहतर मानी जाती है। अगर किसान के पास पॉली हाउस की व्यवस्था है तो उसमें भी फलों के पौधों की नर्सरी तैयार की जा सकती है। रोपाई के लिए मई माह में ही गड्ढे तैयार कर लें। हर प्रकार की किस्म के लिए अलग आकार के गड्ढे तैयार किए जाते हैं। इसके लिए विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। तो ये थी हमारी एक विशेष रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजीव का यहाँ पर रुख करते हैं। डॉक्टर राजीव, सब्जियों की जैविक खेती पर आज हम चर्चा यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूँ अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि राजनीति आज सदियों सांप्रदायिक आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हुनरमंद इंसान कभी बेकार नहीं रहता। वो जहां भी जाता है अपने हुनर के बल पे काम ढूंढ ही लेता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की कोशिश है कि देश के युवा आधुनिक तकनीक में स्किल्ड हों। इसके लिए इंडस्ट्री की मदद से कोर्स तैयार किए गए हैं। एनएसडीसी की देखरेख में सेक्टर स्किल काउंसिल नेस्कॉम द्वारा फ्यूचर स्किल्स कैटेगरी में 3D प्रिंटिंग में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए हर शनिवार सुबह 9 बजे आपकी बात। एक ऐसा गांव जहाँ किसान जागरूक है, वो मिट्टी को लेकर काम कर रहा है। किसान को एक गुना नहीं या फिर एक जगह नहीं, दुगना से तिगना फायदा होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि बिना मिट्टी की जांच के हम उपलब्ध पैदावार नहीं ले सकते। दोगुना होगी। हाँ, दोगुना होगी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी धरती का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हम सबसे पहले जागरूक करते हैं मिट्टी के ऊपर। बिना जांच के हमें कोई काम खेती के संबंध में नहीं करना चाहिए। सरकार की तमाम योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हो? जी मैडम, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से देखिए मिट्टी की जांच पर चौपाल चर्चा 10 मई बुधवार सुबह 9 बजे। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला हिसार के गांव सदलपुर के ब्लॉक आदमपुर। बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में।
खेती की चर्चा चल रही है, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ सर जी, मैं अप्रैल 2018 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। मिट्टी का बिल्कुल सुधार हुआ है जी, जो कठोर थी वो बिल्कुल नरम हो चुकी है और उसमें पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। केंचुए वापस लौट गए। अब मुझे किसी पेस्टिसाइड और यूरिया DAP की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे किसी जैविक प्रोडक्ट डालने की जरूरत है। सर आपको मैं बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ही मैं फैन, उन्हीं की सानिध्य से जो भी कर रहा हूँ, उन्हीं के सानिध्य से कर रहा हूँ। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्राकृतिक खेती पर 9 मई मंगलवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर राजीव, जानना चाहेंगे जैसे भी जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे देश में, तो सब्जियों में अगर जैविक खेती को अपना लिया जाता है तो किस तरह के फायदे हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही देश में हरित क्रांति का आगमन हुआ तो रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ जी। उससे जो है मिट्टी का स्वास्थ्य बेहद खराब हुआ और मिट्टी की जो उत्पादकता थी वो दिन प्रतिदिन जो है गिरती चली गई। और वर्तमान में ऐसी हालात खेत के हैं कि चाहे आप कितना भी उर्वरक डालें
तो उसकी उत्पादकता में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो इस समय ये वर्तमान समय की मांग है कि जो भी हमारे कृषि रक्षा रसायन है तो उनके विकल्पों का प्रयोग कर हम जितना भी अधिक से अधिक विकल्प उनका प्रयोग करेंगे उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हम एक टिकाऊ खेती की जो एक मूल संकल्प है उसकी ओर बढ़ेंगे और किसान भाई आगे चलकर एक ऐसी मिट्टी अपनी आने वाली जनरेशन को देंगे जो उपजाऊ होगी और किसान अपनी उससे आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगे। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर कई तरह के फायदे हो सकते हैं अगर सब्जियों की खेती कर रहे किसान जैविक तरीके से उनका उत्पादन लें। क्या आप कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। सब्जियों की जैविक खेती का मतलब है कि खेती करते समय फसल के बढ़वार के लिए रसायनों का कम से कम प्रयोग कर जैविक खाद, हरी खाद, जैविक कीटनाशक, केंचुआ खाद और फसल चक्र को बढ़ावा देना। मिट्टी की खो रही उर्वरकता और खाद्य पदार्थों में कम होते पोषण के स्तर को सुधारने के लिए अब किसान जैविक खेती का रुख कर रहे हैं। हालांकि जैविक खेती कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में इसकी उपयोगिता अब जरूरत बनती जा रही है। यही वजह है कि देश भर के करीब 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। लेकिन जैविक खेती और इससे जुड़ने के कई पहलू हैं, जिसमें जैविक खेती अब समय की मांग भी है और जरूरत भी। बेहतर स्वास्थ्य और संतुलित पर्यावरण के लिए किसान तेजी से जैविक खेती अपना रहे हैं। ये रासायनिक खेती की तुलना में कम खर्चीली और बेहतर मुनाफा देने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी जरूरत पशुपालन है, क्योंकि पशु अपशिष्ट के इस्तेमाल से जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाए जाते हैं, जो फसल को बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए सही विकास देते हैं। इस सीजन में लगाई जाने वाली सब्जी फसलों में शुरुआती जुताई के समय खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग करें। अगर संभव हो तो किसान फसल अवशेषों से बनी खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। वहीं फसल में रोग नियंत्रण के लिए नीम, गोमूत्र, दशपर्णी सत्व या पंचपत्ती सत्व, निमास्त्र आदि का प्रयोग करें। तो देखिए अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट। आइए अब हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। मैं जानना ये चाहता हूँ जो फलों के पौधे लगाते थे इसमें होता है, दूसरा सब्जी होता है, दूसरा जो है कलम को दूसरे की होती है, तीसरे की होती है, तो हमें किस समय जो है काम करना चाहिए। नंदस्वरूप जी, सफाई करनी चाहिए। नंदस्वरूप जी थोड़ा धीरे धीरे और आराम से एक बार दोबारा से अपना प्रश्न पूछें। हेलो। हेलो जी, एक बार दोबारा से अपना प्रश्न पूछें, लेकिन थोड़ा आराम से, ताकि स्पष्ट तौर पर हम समझ सकें। मैं जानना चाहता हूँ कि आप 3 प्रकार के वैरायटियां होती है। तो हमारा बीजी पौधा होता है, दूसरा कलमी पौधा होता है, एक कलमी के साथ दूसरा पौधा दूसरे का होता है। समय दूसरे चीज को समय हमें पौधे मौसम में पौधे महीने में खुदाई करनी चाहिए, मौसम में पौधे महीने में हमें पौधे की रोपाई करनी चाहिए। आप बाग प्रबंधन के बारे में यहाँ पर जानना चाहते हैं कि किस तरह के यहाँ पर प्रबंधन करने चाहिए, क्या कहेंगे डॉक्टर? हाँ मिश्रा जी, ऐसे बहुत सारा प्रश्न तो आपका हम लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जो आप जानना चाहते हैं, यदि आप पौध लगाने के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो पौध लगाने का जो उचित समय है वो जुलाई से लेकर के सितंबर माह तक है, क्योंकि उसमें बरसात होती है और मौसम में नमी बनी रहती है। तो जहाँ तक हो सके मिश्रा जी, आप जुलाई के 1 या 2 वर्षा होने के बाद आप अपने पौधों को लगा लें। उसके पहले आप खेत का अच्छी प्रकार चुनाव कर लें। जिस खेत में आपको लगाना है वो खेत जरा समतल होना चाहिए। उसकी मिट्टी का जो मिट्टी जो है वो बलुई दोमट मिट्टी हो या दोमट मिट्टी हो, उसका जो पीएच मान हो 6.5 से 7.5 के आसपास हो। तो इस तरह की मिट्टी का चुनाव करके उसमें आप गड्ढे खुदवा लीजिए। जून के महीने में, जून के अंत तक आप गड्ढे खुदवा लीजिए। गड्ढे की जो साइज होगी वो फल के आकार पे होगी, पौधे के आकार के होगी। कौन सा पौधा लगाना चाहते हैं, जैसे बड़े पौधे लगाना चाहते हैं, आम है, अमरूद है, कटहल है,
इन सब के लिए हम कहते हैं कि 3 मीटर बाई 3 मीटर बाई 3 फीट बाई 3 फीट बाई 3 फीट, मतलब 1 मीटर का गड्ढा होना चाहिए। और यदि आपके छोटे पौधे हैं तो 2 से 2.5 फीट के, जैसे कि पपीता है, केला है, अमरूद है, नींबू है, इनके लिए हम लोग कहते हैं 2 से 2.5 फीट का लंबा, चौड़ा और गहरा आपके गड्ढे खोद करके और उस मिट्टी में अच्छी प्रकार से कम 10 से 20 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद हो, उसको मिलवा करके अच्छी प्रकार मिलवा के आप जून के महीने में एक कार्यक्रम करके भरवा दें, जिसके बाद कि बरसात होने के बाद आप पौधे को लगा सकें। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से आपको तैयारियां यहाँ पर करनी है, गड्ढे कैसे होने चाहिए, कब समय रहता है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इन तमाम बातों के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली है। इससे संबंधित और जो जागरूकता है आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सब्जियों की जैविक खेती और फल पौधों की पौधशाला प्रबंधन और रोपण के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। इस वक्त आनंद प्रताप सिंह गोंडा उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए जाने उनका सवाल। हेलो नमस्कार मैम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए जिस एरिया में 20 साल तक सब्जियों की खेती की जा चुकी हो जी, वहाँ पे बाग का पौधा रोपण करना कहाँ तक ठीक होगा? बिल्कुल, सब्जियों की खेती की गई है 20 साल तक, क्या अब वहाँ पर बाग लगाए जा सकते हैं डॉक्टर कन्हैया सिंह? हाँ, सिंह साहब कोई दिक्कत नहीं है बाग लगाने में, बशर्ते कि यदि आपको लगता है यदि सब्जी की खेती हो रही तो फल की खेती बहुत ही अच्छी प्रकार से हो सकती है, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, तो आराम से आसानी से आप यहाँ पर फल के बाग लगा सकते हैं। उचित समय आ भी रहा है, तैयारियां आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, एक ईमेल आ गई है हमारे पास अनुराग खेवाल जी की, और ये हैं उत्तर प्रदेश शामली के, और इन्होंने डॉक्टर राजीव आपसे एक सवाल पूछा है कि जैविक खेती कौन सी सब्जियों के लिए बेहतर रहती है, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक जैविक खेती के लिए फसलों की बात है तो अधिकांश जो सब्जी फसलें हैं उन सभी की जैविक खेती की जा सकती है, चाहे वो टमाटर हो, बैंगन हो, शिमला मिर्च हो, आपका फूल गोभी हो, प्याज हो, आपका जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनका हो, चाहे मिर्च हो, सभी की जा सकती है। एक चीज का अवश्य ध्यान करना चाहिए, जब किसान भाई जैविक खेती करना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में ऐसी फसलों का चयन ना करें जो बहुत अधिक जिनको खुराक चाहिए। यदि जैसा हम मान के चले कि आलू की फसल है तो शुरू के 1-2 वर्षों में आलू की फसल न लें, क्योंकि आलू की फसल बहुत अत्यधिक मात्रा में मिट्टी से खुराक लेती है। क्योंकि प्रारंभ में जब किसान भाई जैविक खेती प्रारंभ करते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो इतनी मजबूत नहीं होती है। बिल्कुल, तो देखिए आप लगभग सभी सब्जियों की जैविक खेती कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं सागर मध्य प्रदेश से, विपिन जी, आइए जाने उनका सवाल। हेलो। हाँ मैम नमस्ते। डॉक्टर जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैम मेरे 2 सवाल हैं जी। पहला सवाल ये था कि बागों की खेती के लिए मतलब उन्नत किस्में हमें कहाँ से लेनी चाहिए, जानना था मुझे जी। और दूसरा सवाल ये था कि सीताफल लगाना चाहते हैं तो जलवायु हमारे यहाँ पे ठीक ठाक है, यहाँ पे सीताफल की बाग लगा सकते हैं? बिल्कुल, आपके दोनों ही प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। पहले डॉक्टर कन्हैया सिंह जी से यहाँ पर शुरुआत, उन्नत किस्म कहाँ से ले सकते हैं, पौध कहाँ से ले हमारे किसान भाई?
विपिन जी, जहाँ तक उन्नत किस्मों की बात है, चूंकि आप सागर मध्य प्रदेश से हैं, तो यदि आपको पहले तो ये चुनाव करें कि कौन सी फल लगाना है, कौन सा फल पौधा लगाना है आपको, उसके अनुसार उसमें कौन सी किस्म लेनी है, क्योंकि फलों में हमारे कई किस्में हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका जो विश्वविद्यालय सबसे पास में है, आपका जबलपुर है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कृषि विज्ञान केंद्र है सागर में, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप किसी भी विश्वविद्यालय जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है या आपके मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं, या जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो परिषद के जो संस्थान है, वहाँ से भी आप फल के पौधे, जैसे हमारा संस्थान है, यहाँ से भी पौधे ले सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ में है हमारा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ में, वहाँ से ले सकते हैं। एक भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान आपका बेंगलोर में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। जहाँ तक आपने बात किया सीताफल की, कस्टर्ड एप्पल के लिए आपका जलवायु आपके यहाँ की और मिट्टी दोनों उपलब्ध है, दोनों अच्छी है, आप कस्टर्ड एप्पल की ले सकते हैं। और ख़ास तौर से सीताफल में आप एक वैरायटी है अर्का सहान करके है, आप ये प्रजाति एक किस्म आपको मिल जाएगी आपको बंगलौर से, बहुत ही अच्छी किस्म है। वैसे किस्में कई सारी हैं इसमें, लेकिन यदि आप सबसे अच्छी किस्म चाहते हैं तो आपकी अर्का सहान है, जो कि आपकी बंगलौर से है, आप वहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल, तो दोनों ही सवालों के जवाब आपको यहाँ पर विपिन जी मिल गए हैं। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ से नारायण सोलंकी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि जैविक खेती करे तो कैसे करे, उसकी जानकारी नहीं है ना। बिल्कुल, जैविक खेती करना चाहते हैं लेकिन जानकारी नहीं है। डॉक्टर राजीव, क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाई को आप? जैविक खेती प्रारंभ करते समय बहुत सी चीजों का किसान भाई ध्यान रखें, जैसे कि सबसे पहले बात आती है कि खेत का चयन। तो जिस खेत पर आप जैविक खेती प्रारंभ करना चाहते हैं, तो एक तो ये सुनिश्चित कर लें कि उस खेत में जल भराव न होता हो, अर्थात कहीं आसपास का जो पानी है वो उस खेत में इकट्ठा न होता हो। दूसरा उसका ये है कि उसकी उर्वरा शक्ति थोड़ा सा ठीक हो, क्योंकि प्रारंभ में जो है यद्यपि बहुत अच्छी उर्वरा शक्ति नहीं होती है, लेकिन यदि जितनी भी कमजोर उर्वरा शक्ति उसकी होगी तो उतना ही देर में हमारा पूर्णतः जैविक उत्पाद जो है प्राप्त होगा। दूसरा यह है कि उस जो मिट्टी है हमारी कीट और रोगों से मुक्त होनी चाहिए। तो हम लोग इस प्रकार एक खेत का चयन कर लेते हैं, और खेत का चयन करने के पश्चात हम लोग बीज बुआई के लिए इकट्ठा करते हैं। लेकिन बीज प्राप्त करते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमें ऐसा ही बीज लेना चाहिए जो जैविक खेती में ही उत्पादित हुआ हो, अर्थात जैविक विधि से ही बीज का उत्पादन हुआ हो। और जब आप बीज प्राप्त कर लेते हैं तो इसके बाद आती है कि हम पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें। इसके लिए हमारे पास जो कृषि रक्षा रसायन है उनके विशेष रूप से, जैसे कि हम लोग डीएपी, यूरिया, पोटाश वगैरह किसान भाई यूज करते हैं, तो वो उनका इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उनके विकल्प जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, आपका हरी खाद है, नाडेप कंपोस्ट भी है। महाराष्ट्र में नाडेप कंपोस्ट बहुत प्रचलित है। और मैं सोलंकी जी को ये भी बताना चाहूंगा कि किसान भाई के सामने समस्या कुछ वर्षों से ये भी आ रही है कि पशुओं की इतनी अच्छी संख्या नहीं होती है, तो जिसकी वजह से जो गोबर की मात्रा है वो बहुत कम किसानों को प्राप्त हो रही है। तो यदि गोबर की मात्रा कम हो तो ऐसी दशा में नाडेप कंपोस्ट एक बहुत अच्छी विधा है। तो उससे आप गोबर की खाद का प्रयोग कर नाडेप कंपोस्ट तैयार कर लेंगे, और नाडेप कंपोस्ट का जो है लगभग 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में डालकर आप उसका प्रयोग करें। और जैसे भी क्षेत्र विशेष के लिए संस्तुत प्रजाति है आप उसका चयन करते हुए कीट एवं रोग का नियंत्रण करें जैविक विधि से। इस प्रकार आप एक जैविक खेती का प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरह से जैविक खेती को अपनाया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अनुज राजवंशी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। अमरूद के बागों के संदर्भ में आप जानना चाहते हैं, वो कैसे लगा सकते हैं? जी डॉक्टर कन्हैया, क्या कहेंगे आप? अमरूद की खेती के बारे में यदि राजवंशी जी आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप खेतों का चयन कर लें। हम लोग कई बार बता चुके हैं इन बातों को। खेत आपके समतल हो, जहां पानी न लगता हो, मृदा अच्छी प्रकार की हो, बलुई दोमट मिट्टी हो, और उसका जो पीएच मान हो कम से कम 6.5 से 7.5 के हो, उससे ज़्यादा क्षारी न हो। थोड़ा बहुत क्षार सहन करता है लेकिन ज़्यादा क्षारी नहीं होना चाहिए।
और रही बात, सबसे ज़रूरी है आपको किस्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो किस्में हमारे जो है अमरूद में जो सबसे पुरानी किस्में हैं, हम कहेंगे कि उनको न लगा करके आप कुछ नई किस्में आई हैं, जैसे कि पुरानी किस्मों में इलाहाबाद सफ़ेदा है, लखनऊ 49 या सरदार गुआवा है। इनके अलावा कुछ नई किस्में हमारे जो भारतीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ के द्वारा जारी की गई हैं। उसमें है आपका श्वेता है, आपका ललित है, धवल है, लालिमा है। और इसमें खास तौर से जो ललित वैरायटी है वो उसका गूदा अंदर से लाल होता है, लालिमा का जो फल है उसका ऊपर से लाल होता है। तो इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी किस्में हिसार से विकसित की गई हैं। उसमें हिसार सफ़ेदा है, हिसार सुरखा है। हमारे यहाँ हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से वैरायटी विकसित की गई है अभी 2022 में ही। उसका नाम है पूसा आरुषि करके है। तो ये तरह के आप किस्मों का चयन करके आप जो है पौध को लगा सकते हैं। पौध जो है लगाते हैं जो गुआवा का, अमरूद का, वो 6 मीटर बाई 6 मीटर पर लगा सकते हैं। यदि आप सघन बागवानी करना चाहते हैं तो हम लोग के द्वारा जो रिकमेंडेड है, अनुशंसित है, वो 3 मीटर बाई 3 मीटर पे आप पौध को लगा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उच्च घनत्व की बागवानी करते हैं इसके। बिल्कुल। तो अमरूद की बाग आपको लगाने हैं तो उन्नत किस्में कौन सी हैं जिनका चयन कर सकते हैं, किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं, आपने जान लिया। और ऐसी ही जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कई मजा ये देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है सब्जियों की जैविक खेती और फल पौधों की पौधशाला प्रबंधन एवं रोपण के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं या फिर ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं अपने सवाल। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आइए उनका सवाल जाने। हेलो हेलो, नमस्कार ब्रिजकिशोर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा मैम ये सवाल है कि अगर हम जैविक खेती प्रारंभ करते हैं जी, तो कितने सालों बाद हमें जैविक उत्पाद प्राप्त होने लगेगा, अगर ये सब्जी उत्पादन करते हैं तो? बिल्कुल डॉक्टर राजीव, अच्छा सवाल किया है हमारे कॉलर ने, क्या कहना चाहेंगे? जी, किसान भाई को मैं बताना चाहूंगा कि वैसे तो उनका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब जैविक खेती हम लोग प्रारंभ करते हैं तो प्रथम वर्ष में बिल्कुल जैविक उत्पाद नहीं होता है। यद्यपि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारी मिट्टी की दशा कैसी है। यदि उत्तर प्रदेश के जैसे बुंदेलखंड एरिया की बात करते हैं तो 2 वर्ष बाद हमारा पूर्णतः जैविक उत्पाद हो जाता है।
लेकिन ऐसे खेत जहां पर बहुवर्षीय फसलें जो लेते हैं तो वहां पर दिक्कत यह आती है कि पूर्ण तरह से जैविक उत्पाद प्राप्त होने के लिए लगभग 3 वर्ष का समय लग जाता है। हालांकि ये भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस बीच की जो अवधि है जब किसान जैविक खेती प्रारंभ करता है और पूर्णतः जैविक उत्पाद तैयार होने के बीच की अवधि को भी हम लोग कन्वर्जन पीरियड का एक लेबल देकर उसको किसान भाई बेच सकते हैं, उससे भी अच्छी आय प्राप्त होती है। लेकिन यदि कहें कि विशुद्ध रूप से 100% जैविक खेती वो लगभग 3 वर्ष के बाद ही किसान भाई को प्राप्त होती है और उसी पर ही सर्टिफिकेशन जो है 100% जैविक का किसानों को मिल पाता है। बिल्कुल, तो देखिए आपके सवाल का जवाब आपके ही नहीं बृज किशोर जी, ऐसे हमारे तमाम किसानों का यही सवाल है कि हमें कब तक जैविक उत्पाद मिल सकता है, पूर्णतः जैविक उत्पाद। तो उसके लिए कितना समय लगता है? 3 वर्षों का समय लगता है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, प्रमाणीकरण ले सकते हैं जैविक उत्पाद का। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। बहुत सारी ईमेल्स मेरे पास आ गई हैं, कार्यक्रम में शामिल करते हैं। अंकुर सहाय आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से इन्होंने मेल भेजा है कि सब्जियों की जैविक खेती करने के लिए हमें कौन कौन सी मिट्टी का चयन करना चाहिए, किन उर्वरकों का प्रयोग करें ताकि सब्जियों की अच्छी पैदावार मिल सके। डॉक्टर राजीव क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किसान भाइयों ने किया है, क्योंकि लेकिन एक शब्द जो उर्वरक है उसका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, उर्वरकों के विकल्पों का हम लोग प्रयोग करेंगे। गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, नेडअप कंपोस्ट है, हरी खाद में ये बताना चाहूंगा कि यदि जैविक खेती किसान भाई प्रारंभ करना चाहते हैं तो हरी खाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अपनाना नितांत आवश्यक है, या कहें कि सबसे कम खर्चीली प्रक्रिया है और उससे बहुत से लाभ मिट्टी को, हमारी फसल को मिलते हैं। क्योंकि जो जैविक खेती हम करते हैं बहुत घातक हम रसायनों का जो उनका प्रयोग नहीं कर पाते, तो ऐसी दशा में यदि हम जैविक खेती के लिए हरी खाद की फसल लेते हैं तो कुछ प्राकृतिक रूप से कीट और रोगों के नियंत्रण की जो ताकत है वो मिट्टी के अंदर स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। तो हमको हरी खाद लेना है और जैविक उर्वरकों का विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखें, जैसे नाइट्रोजन वाले, फास्फोरस वाले हैं, इस तरह से जैविक उर्वरकों का प्रयोग करें। और अब तो तकनीक की जो है निरंतर बढ़ती चली जा रही है और भारत सरकार का भी एक संकल्प है कि जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाया जाए। उसके लिए एक अब माइक्रोबियल कंसोर्टियम प्रयोग किए जाने लगे हैं। उसके जब अभी तक हम नाइट्रोजन का अलग, फास्फोरस का अलग अलग जैविक उर्वरक प्रयोग करते थे, लेकिन जो माइक्रोबियल कंसोर्टियम है उसमें नत्रजन के भी जैविक उर्वरक है, इसके साथ साथ जो फास्फोरस और जिंक के जो घोलक जीवाणु होते हैं वो भी इसमें मौजूद होते हैं, और जो पौधों को वृद्धि करने वाले जो हार्मोन है वो भी इसके अंदर होते हैं। और जब माइक्रोबियल कंसोर्टियम का प्रयोग करते हैं किसान भाई, तो इसमें जो तत्व मिट्टी के अंदर पड़े रहते हैं पोषक तत्व, उनकी उपयोग क्षमता बढ़ती है और हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार आप जैविक खेती में इन सारे जो निवेश बताए हैं उनको प्रयोग करना चाहिए। फसल चक्र का अवश्य प्रयोग करें। और यदि मूल अवधारणा को जाने तो किसान भाई मैं ये बताना चाहूंगा कि जैविक खेती का यही मूल अवधारणा है कि जो ज्यादा से ज्यादा चीज आप अपने खेत पर आपको प्राप्त होती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, एक सह उत्पाद के रूप में, उसका अधिक से अधिक मात्रा में आपको अपनी खेती में ही प्रयोग करना है। यानी कि बाजार की कम से कम चीजें जो है हमको प्रयोग करनी है। ये एक मूल अवधारणा जैविक खेती की रहती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने अहम जानकारी यहाँ पर हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर कन्हैया सिंह का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर कन्हैया सिंह, आपने बता दिया कि अभी समय आ रहा है कि हमारे किसान जो हैं फल बागों की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह के प्रबंधन शुरुआती तौर पर करने हैं जान लिया। अब बात आती है कि जब हमने पौध भी ले ली, हमने गड्ढों की तैयारी भी कर ली, अब रोपण कैसे करना है? रोपण करते समय किसान भाई जब आपने गड्ढे, खास तौर से सबसे पहले आप जिस खेत में लगाना है पौध को वहां पर उसका लेखांकन कर लें, या जिसे हम लोग कहते हैं कि उसकी रूपरेखा बना लें कि हमें कौन सा फल लगाना है, उस फल में कौन सी किस्म लगानी है, कितने दूरी पे लगानी है, उसके अनुसार हमने गड्ढा भी खोद लिया है। तो फिर किसान भाई को जो है जुलाई के, हम अभी भी पहले भी बता चुका हूं मैं कि प्रयास ये करें कि जुलाई में 1 या 2 वर्षा होने के उपरांत
ही फल को लगाना शुरू कर दें, क्योंकि उस समय का मौसम जो है फल के लगाने के अनुकूल होता है। तो किसान भाई जहाँ से पौधे लिए हैं, जो भी फल के पौधे लिए हैं, तो जो आप यदि आप मान लीजिए कि आपने पॉलीथीन में पौधे को लिया है, तो जितना में वो पौधा पॉलीथीन के अंदर था, उसकी जड़ थी, उसी के सतह पर उस फल को लगाएं और गड्ढे के बीचों बीच लगाएं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि गड्ढों को भरते समय सावधानी ये रखें कि जो मिट्टी है उसमें कम से कम 10 से 20 किलोग्राम, वो आपके उपलब्धता के ऊपर है कि यदि आपके पास उपलब्ध है तो 20 किलोग्राम तक आप गोबर की खाद बढ़िया से आप जो है ले सकते हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर राजीव बता रहे थे, यदि आप जिस खेत में लगाना हो उसमें आप हरी खाद सनई या ढैंचा लगा करके उसके बाद आप गड्ढे बना सकते हैं। इस तरह से आप जो है गड्ढे में पौधे को लगा करके और बढ़िया से कम आप जिस प्रयास से करें किसान भाई कि पौधे लगाते समय सावधानी ये रखें कि उसकी जड़ नहीं टूटनी चाहिए, या उसकी जो पिंडी है, जो मिट्टी के साथ आई है, पौधा आया है, वो पिंडी उसकी नहीं फूटना चाहिए। तथा उतना लगाने के बाद आप तुरंत उसमें हल्की सी सिंचाई करें। और ये सिंचाई आज के, जैसे मान लीजिए आज शाम को करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो शाम को सिंचाई करें, फिर कल सुबह लगाएं, परसों सुबह लगाएं, उसके अगले सुबह, कम से कम 3 दिन तक लगातार हल्का पानी उसमें पौधे के देते रहें। न हो तो आप मग से दे दें या जग जो भी आपके पास उपलब्ध हो, तो और एक थाला बना ले जिससे कि पानी वहां पे कुछ देर तक रुका रहे, ताकि नमी बरकरार रहे। जी, नमी बरकरार रहे। इसके बाद पौधे आपके लग जाते हैं। समय समय पर आप ख्याल करें कि उसमें खरपतवार हो। बिल्कुल, आगे प्रबंधन कैसे करना है आपसे जानेंगे डॉक्टर सिंह। यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। प्रतापगढ़ से ठाकुर रौनक जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी मैम, जी अपना सवाल पूछिए। जी मैम, हेलो हेलो जी, जैविक खेती के संदर्भ में क्या जानना चाहते हैं आप? मैम कह रहे थे जैविक खेती के संदर्भ में कुछ सवाल पूछना चाहते थे जो स्पष्ट तौर पर हम यहाँ सुन नहीं पाए। कोई बात नहीं डॉक्टर ठाकुर रौनक जी, आप एक बारी फिर से प्रयत्न कीजिए। यही हमारी गुजारिश रहती है सभी दर्शकों से कि जब भी आप कॉल करें, नेटवर्क एरिया में आकर हमें कॉल कीजिए ताकि स्पष्ट तौर पर हम आपका सवाल सुन पाएं और उसका जवाब आप तक पहुंचा पाएं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ईमेल्स का सिलसिला जो है लगातार हमारे साथ बना हुआ है। बहुत सारी ईमेल्स हमारे पास अब आ गई हैं, अब हम उन्हें शामिल कर लेते हैं। हमारे पास सोहन जी की ईमेल आई है राजस्थान के नागौर से, और इन्होंने लिखा है कि हमारी भिंडी की फसल जड़ों से कट रही है, क्या कर सकते हैं? डॉक्टर राजीव क्या कहेंगे, भिंडी की जो फसल है जड़ से कट रही है? हाँ, इसमें ऐसा जो किसान भाई बता रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कोई भूमि जनित रोग उसमें मौजूद है। तो जिस खेत में यह समस्या महसूस की जा रही है, तो एक तो किसान भाई ये करें कि बुआई से पहले ही उसका बीज उपचार जो आपका ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा से ट्राइकोडर्मा वीरडी की 4 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज से उपचारित कर उसकी बुआई करें। दूसरा यह है कि खाली बीज उपचारित से बात नहीं बनेगी, मिट्टी में भी ट्राइकोडर्मा की लगभग 3 से 4 किलोग्राम मात्रा को प्रयोग करना है। लेकिन प्रयोग करते समय ये ध्यान रखें कि जब ट्राइकोडर्मा प्रयोग करने जा रहे हो तो 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर, यानी कि यदि 3 से 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हम प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 60 से 80 किलोग्राम बहुत अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद में इसको मिलाकर खेत में छिटक दें, और छिटकने के बाद जो है इसको जुताई कर दें। यह भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि इसको ऐसा नहीं कि किसान भाई प्राय लापरवाही में या करते हैं कि इसको खेत में इसका छिड़काव तो कर देते हैं, उसके बाद फिर जुताई नहीं करते हैं। जब सूर्य का सीधे प्रकाश के संपर्क में ये आते हैं तो ये मर जाते हैं। ये तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही खेत में उसको प्रयोग करें तुरंत उसकी जुताई करें। अब बात आती है कि इसको हम अच्छे से तैयार कैसे करें। जैसा कि मैंने बताया, ट्राइकोडर्मा और गोबर को दोनों को मिलाकर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर किसी छायादार स्थान पर लगभग 8 से 12 दिन तक इसको आप किसी जूट की बोरी या किसी चीज से ढककर आप इसको रख दीजिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि सफेद धागे जैसे इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे, तो आप ये समझिए अब ये प्रयोग करने के लिए तैयार है। इसको उठाएं, खेत में डालें,
कोशिश करें आप सायंकाल डालें या सुबह, जल्दी से जल्दी सुबह डालें और प्रयोग करते ही इसको मिट्टी में मिला दें, तो निश्चित रूप से इस तरह की समस्या जो है उनकी हल हो जाएगी। और यदि तो ये जो आपकी समस्या है आपको उसका समाधान मिल गया है सोहन जी। बढ़ते हैं आगे, जिंद हरियाणा से मनप्रीत जी फोन लाइन पर हैं, आइए जाने उनका। हेलो 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 जी मनप्रीत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हमारा सवाल जी, दो मौसमी के 2 किलो के पौधे हैं। एक बार अपना सवाल दोहराइए। हमारे पास 2 पौधे मौसमी के और किन्नू के लगाए हुए हैं। किन्नू और मौसमी आपने लगाई हुई है? 3 साल के पौधे हैं। हाँ, तो उनके जो फल नहीं अटकता है। फल नहीं आया है अभी तक, 3 साल हो गए हैं। किन्नू और मौसम्बी के पौधे हैं। जींद हरियाणा से बात कर रहे हैं डॉक्टर कन्हैया सिंह, क्या कहेंगे आप? जनरली 3 साल के बाद तो फल लगना चाहिए नियमतः। अब आपके क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर नहीं हो रही हैं। यदि फूल आ रहा होगा मैडम, और यदि फूल आने के बाद यदि फूल झड़ जा रहे हों, क्योंकि यदि पौधा बडेड होगा, क्योंकि जनरली हम लोग किन्नू और मौसमी में हम लोग बडिंग करते हैं, कलिका के द्वारा करते हैं तैयार, और तीसरे से हो सकता है थोड़ा 1 साल और वेट करें, 4थे साल में फल आपके आने शुरू कर देंगे। लेकिन यदि फूल आकर के झड़ जाता हो तो प्रयास ये करें कि अच्छी प्रकार से फ्लावरिंग के समय बढ़िया से सिंचाई देते रहें, उसको फल लगते समय अच्छे से सिंचाई देते रहें। खासतौर से किन्नू में इसमें उस समय फल काफ़ी झड़ते हैं। यदि आपके फूल झड़ रहे हों तो एक दवा आती है प्लेनोफिक्स, हम लोग कहते हैं इसको NAA। तो प्लेनोफिक्स की जो है 1 ml दवा, ये आती है पानी में, लिक्विड में आती है। तो 1 ml दवा को 2.5 लीटर पानी में बढ़िया से मिला करके फूल के आते समय, जब आपकी कलिका बनती है, जब फूल आना शुरू होता है, तभी आप इसको छिड़काव कर दें। और एक छिड़काव 15 दिन के बाद और कर दें। जब आपका लगता है कि अब फल लगने वाला है तो कम से कम 2 छिड़काव कर दें, जिससे कि इसमें अच्छी प्रकार से फल लग जाएं। इसके बाद आपको खेत में हल्की सी सिंचाई करते रहना चाहिए। और जैसा कि आपको मालूम है, इसमें आपके किन्नू और मौसम्बी में आपको खाद देते रहना है। खाद जो देना है आपको देना है, आपको इस समय एक अभी आप दे दीजिए, ये अप्रैल और मई का महीना है, और एक दूसरा महीना होता है आपका फरवरी का। जनवरी से फरवरी के महीने में आपको 2 बार, क्योंकि इसमें जो फूल आता है वो आता है आपका फरवरी में आता है, करीब फरवरी में आके फूल आता है। तो आपको इसके अनुसार आपको देते रहना है। एक नवंबर में देना है, एक आपको फरवरी मार्च में, और एक आपका ये अप्रैल मई में। 2 बार आपको इसमें खाद देना चाहिए और हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए खेत की। जी बिल्कुल। तो देखिए आपको क्या करना है मनप्रीत जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसके साथ बढ़ते हैं, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, वीरेंद्र कुमार जी, आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो जी मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, हमारा सवाल ये है कि सब्जियों की जैविक खेती में जी खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें? बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टर राजीव, क्या कहेंगे, जैविक तरीके से खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें सब्जी की फसल में? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल क्या, ये जैविक खेती में एक चुनौती भी रहती है, क्योंकि हम लोग जो खरपतवार नाशी रसायन है उनका हम प्रयोग कर नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को यह करना होगा कि कई चीजों को हम लोग एक साथ में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है गर्मियों की जुताई की। तो जिस खेत में किसान भाई जैविक खेती करना जा रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें गर्मियों की जुताई अवश्य करें। दूसरा यह है कि उस मिट्टी में जो है फसल चक्र जरूर अपनाते रहें, क्योंकि एक ही फसल को लगातार बुआई करने से कोई खास प्रजाति या खास स्पेसीज किस्म के जो खरपतवार है उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। और एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, यदि लग रहा है कि बहुत अत्यधिक खरपतवार आपकी मिट्टी में, आपके खेत में आ गए हैं, तो उसका मिट्टी का सौरीकरण बोलते हैं। तो उस प्रक्रिया में ये करते हैं कि जब तेज धूप हो तो तेज धूप के समय मिट्टी को, जैविक प्लॉट को अपनी थोड़ा सा पानी से गीला करने के बाद इसको एक पारदर्शी पॉलीथीन से ढककर चारों तरफ से दबा देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें बहुत अत्यधिक ऊर्जा इसके अंदर पैदा होती है, और इससे जो है जो खरपतवारों के बीज हैं वो भी मर जाते हैं। और खरपतवारों के बीज मरने के साथ साथ जो कीट एवं रोग के जो हानिकारक जीवाणु मिट्टी में मौजूद होते हैं वो भी इसमें मर जाते हैं।
और इसके साथ साथ हम लोग कुछ मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग काली पॉलीथीन होती है, काली पॉलीथीन का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं मल्चिंग का। और यदि आप जैविक मल्चिंग का प्रयोग करना चाहते हैं तो बहुत से, जैसे गन्ने की पत्ती है, धान की पुआल है, भूसी है, बहुत से कई जगह तो जो बहुत अच्छे जागरूक किसान हैं जिनके पास क्षेत्रफल थोड़ा है, तो वो जो लकड़ी का बुरादा है, इवन लकड़ी के बुरादे को भी जो है जैविक पलवार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार किसान भाई खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। और संभव होता रहे तो जितना भी 1 बार 2 बार या 3 बार हाथ से निराई गुड़ाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो जरूर बिल्कुल, आपको तो करनी किस होगी। तरह से आपको खरपतवार नियंत्रण करना है जैविक तरीके से, जी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और ऐसी ही जानकारी आगे भी पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कई मजा आइए देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सब्जियों की जैविक खेती और फल पौधों की पौधशाला प्रबंधन और रोपण के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए या फिर ईमेल हमें कर सकते हैं। इस वक्त एक ईमेल आ गई है तन्वी चौधरी जी की और मैं इसे शामिल करना चाहूंगी। इनका सवाल है डॉक्टर राजीव के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंडिया में क्या फ्यूचर है? क्या कहेंगे डॉक्टर राजीव? बहुत अच्छा सवाल है। यदि जैविक खेती की बात करें भारत में तो बहुत ही उज्जवल भविष्य है और इसके साथ साथ हम लोग इसमें बहुत ही विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। बहुत से देशों में अभी भी हमारे यहाँ की चाहे यूके हो, यूएई हो और बहुत से एशिया के बहुत से देश हैं जहाँ पर अभी भी हम लोग एपीडा वगैरह के माध्यम से सब्जियों का जो है जैविक सब्जियों का निर्यात कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य है जैविक खेती का। दूसरे, जैविक खेती में जो बेसिक इनपुट यूज होते हैं उसके लिए हमारे पास पर्याप्त उपलब्धता बनी रहती है, या यूँ कह सकते हैं हम उनको बेहद आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो किसान जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत अच्छा भविष्य हम कह सकते हैं। अगला सवाल है डॉक्टर कन्हैया सिंह आपके लिए, क्या बागवानी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी की खेती की जा सकती है? क्या कहेंगे? बागवानी, स्ट्रॉबेरी बागवानी का एक पार्ट है, अवश्य कर सकती हैं या कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक समय होता है जिसमें, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी एक ठंडे प्रदेश का है, ठंडी जलवायु का फल होता है। तो यदि आप मैदानी क्षेत्रों में करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा महीना है सितंबर से लेकर के फरवरी या मार्च तक, जब तक कि तापमान
नहीं बढ़ता तब तक अच्छी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है पॉली हाउस में इसकी खेती अच्छे प्रकार कर सकते हैं, तापमान को नियंत्रित करके और उसमें आपकी ह्यूमिडिटी उसको बढ़ा करके अच्छे प्रकार कर सकते हैं। और एक अच्छा कह सकते हैं आप कि एक अच्छा साधन है और एक बड़ी कैश क्रॉप है। ये बहुत ही इसकी डिमांड है और इसका बाजार में इसका मूल्य भी स्ट्रॉबेरी का अच्छा मिलता है और कम समय में तैयार हो जाता है ये। बिल्कुल, तो बहुत ही देखिए, अच्छी आप कर फसल है ये, सकते हैं। आप कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल है डॉक्टर कन्हैया सिंह जी आपके लिए ही, नरेंद्र कुमार जी का, कि मैं अभी आम, अमरूद, मौसम्बी, लीची, चीकू, आंवला की खेती कर रहा हूँ और अन्य फसलों का भी इन्होंने चयन किया है। इसके लिए जैविक खेती किस प्रकार कर सकते हैं? जैसा कि अभी पूरी चर्चा ही जैविक खेती पे राजीव जी ने किया। आपको सबसे पहले वही खेत का चयन करना होगा कि किस प्रकार का खेत होगा। जैसा कि अभी राजीव जी बता भी रहे थे कि तीसरे साल में हम लोग एक और बात बताते हैं कि जिसमें आप चयन करना चाहते हैं उसमें कम से कम पिछले 3 वर्षों में किसी भी प्रकार का कीटनाशक या रोगनाशक या खाद या उर्वरक का प्रयोग न हुआ हो, ऐसे खेतों का चयन करें। उसके अलावा प्रयास ये करें कि ऐसा खेत हो जहाँ पे किसी प्रकार का पानी रिस करके या किसी प्रकार का उसमें वो न प्रदूषित कर सकता हो। इसके अलावा गोबर की खाद का प्रयोग करें। पहले तो हरी खाद का प्रयोग करें पूरे खेत में। गड्ढे में है जहाँ तक हो सके आप गोबर की खाद, कंपोस्ट, केचुआ की खाद इनको डालें। इसके अलावा जैविक उर्वरक के बारे में डॉक्टर राजीव ने अच्छे से बताया कि जैसे राइजोबियम है उनका प्रयोग करें, वैम है, माइकोराइजा है, फास्फेट स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पेरलम है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। खास तौर से आप गोबर की खाद में मिला करके, कितना गोबर की खाद मिलाएंगे अभी डॉक्टर राजीव ने बताया है, उनको मिला के प्रयोग करें। बीज का जो उपचार करें, यदि आप बीज लेते हैं तो बीज का उपचार जो है वो आप ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जियनम 4 से 6 ग्राम लेकर के प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार करें। मिट्टी का उपचार करें जैसा कि आप बता रहे थे, ट्राइकोडर्मा का जो है 20 से 25 ग्राम लेकर के 1 स्क्वायर मीटर में आप उसको अच्छी प्रकार से मिलवा करके इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो जैविक तरीके से फलों का उत्पादन भी लिया जा सकता है। अंतिम सवाल डॉक्टर राजीव आपसे, हमारे किसानों को जैविक खेती के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही कम समय है मेरे पास, कम शब्दों में बिल्कुल जवाब दें। मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि वास्तव में आप अपने स्वास्थ्य और इस देश के प्रति वास्तव में चिंतन करते हैं तो जैविक खेती की तरफ अग्रसर होना प्रारंभ कर दीजिए। और यही एक तरीका है जिससे हम आने वाली नस्लों को बहुत अच्छे से स्वस्थ रख पाएंगे, अपनी मिट्टी को सही रख पाएंगे और चूंकि देश में अच्छा उज्जवल भविष्य है, आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर राजीव आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और डॉक्टर कन्हैया जी आपसे भी एक अंतिम संदेश हमारे दर्शकों के लिए। फलों की खेती के बारे में चर्चा हो रही तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे नौजवान युवा हैं जो गांव में पड़े हुए हैं, वो एक नर्सरी को एक व्यवसाय के रूप में शुरुआत कर सकते हैं और एक अच्छा माध्यम है आपकी रोजगार का, एक आय को अर्जन करने का एक अच्छा माध्यम है जो कि कम समय में 1 साल में चूंकि फल की पौध तैयार हो सकती है तो 1 साल में हम उसको तैयार करके पौधों को बेच करके और अपने क्षेत्र में ही, जो क्षेत्र में आप रहते हैं वहीं पे उन पौधों को उगाइए और अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर कन्हैया जी आपका भी यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, सब्जियों की जैविक खेती और फल पौधों की जो पौधशाला प्रबंधन है, रोपण है, इसके बारे में आपने जान लिया। अब कल के कार्यक्रम में क्या विषय रहेगा इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अब कल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं समेकित कृषि प्रणाली के बारे में और साथ ही आपको जागरूक करेंगे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में। दोनों ही अहम विषय हैं। आपके पास कोई भी सवाल है हम तक पहुंचाइए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इनके माध्यम से अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060 जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही। एक अहम जानकारी और है आपके लिए, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आपको देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप हेलो किसान के तमाम एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं। इसके साथ किसान भाइयों बहनों आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।